नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इंडियन पॉलिटी की एक और क्लास में। आप सभी जानते हैं कि आप इससे पहले जो है वो भारत संघ तक पढ़ चुके हैं, यानी कि भारतीय संविधान का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज जो हमारी बारी है वो है भारतीय संविधान के पार्ट 2 को पढ़ने की, जिसके अंतर्गत नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के प्रावधान है। ठीक है, आज हम नागरिकता के बारे में जानेंगे कि किस तरह से नागरिकता हमारे प्राप्त की जा सकती है, या फिर हमारे देश के लोगों को किस प्रकार से नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो होंगे आपके, ये आर्टिकल 5 to 11 होंगे, यानी कि 5 से 11 आर्टिकल हैं टोटल। अगर इसमें बात करें तो 7 आर्टिकल हैं। इन सातों के सातों आर्टिकल्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान कितने हैं? 5 प्रावधान हैं, इन्हें भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होंगी जो आज हम नागरिकता वाले इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, ये है भाग 2 और 5 से 11 तक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर नागरिकता के प्रावधान है। अब अगर हम इसके कुछ भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें नागरिकता के संबंध में, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब कि किसी भी व्यक्ति की केवल भारत की ही नागरिकता होगी, ना कि स्टेट्स की भी नागरिकता अलग से होगी। जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो इनकी नागरिकता नहीं होगी, यहाँ का केवल निवासी होगा व्यक्ति। लेकिन अगर नागरिकता की बात करें तो वो केवल भारत का नागरिकता होगा, किसी राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि इस सेकंड लाइन में आपने देखा। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो है वो दोहरी नागरिकता है, यानी कि देश के साथ साथ वहां पर स्टेट्स की भी नागरिकता मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे इसमें कुछ और विशेषता देखें तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित जितने भी कानून हैं, उन्हें कौन बना सकता है? तो वो बना सकती है भारत की संसद। कौन बना सकती है? भारत की संसद इन्हें बना सकती है। और जो भारत में नागरिकता के प्रावधान है वो भारत ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। कब? 1955। इसके द्वारा ही नागरिकता के जितने भी प्रावधान हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब हो सकता है, सब जितने भी प्रावधान है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत दिए गए हैं। इसमें बहुत बार संशोधन भी किया गया है, उन संशोधनों को हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अब आगे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नागरिकता जो है हमारी स्टार्ट जो होती है आर्टिकल 5 से स्टार्ट होती है। अब आर्टिकल 5 में बात जो की गई है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय की नागरिकता के क्या प्रावधान थे उनको हम देखने वाले हैं आर्टिकल 5 के अंडर। इसमें क्या बात कही गई है कि इसमें बताया गया कि जब संविधान लागू हो रहा था तो उस वक्त कौन भारत का नागरिक होगा। यानी कि इस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि जब संविधान भारत का लागू हो रहा था तो उस वक्त भारत का नागरिक कौन होगा? जो व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 था आपका, इससे 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल आपका 5 बताता है। आगे हम आर्टिकल सारे के सारे एक जगह देखने वाले हैं, जितने भी हैं 5 से 11 हैं। एक जगह हम 5 से 8 देखेंगे, फिर 9 से 11 देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ याद करते हुए चलने हैं। सिंपल है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 5। अगर आर्टिकल 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 में जो बात की गई है वो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ या फिर भारत का पार्टीशन हुआ तो जो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे तो उन्हें किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी गई, वो इसमें चर्चा की गई है। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो निम्न शर्तों के आधार पर वो भारत का नागरिक बन सकता है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। यानी कि वह व्यक्ति जिसके दादा दादी माता पिता भारत में पैदा हुए, अविभाजित भारत में, यानी कि भारत के पार्टीशन से पहले उसके माता पिता दादा दादी जो है भारत में पैदा हुए, लेकिन वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया, यानी कि आज़ादी के तो बाद लेकिन संविधान लागू होने से पहले।
तो उसके प्रवासन तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया और उसने उस टाइम से लेकर अब तक भारत में संविधान लागू होने तक भारत में निवास किया हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। नंबर 2, यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया, यानी भारत में वो आया है 19 जुलाई 1948 को या उससे बाद में, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है, लेकिन पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा उसे। समझ में आया? 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आया था तो उसे 6 माह तक भारत में रहना था, संविधान लागू होने तक। अब आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 बात जो करता है कि कुछ लोग जैसे पाकिस्तान चले गए पार्टीशन होने के बाद और उन्हें वहां महसूस हुआ कि यहाँ हमारे रहने लायक माहौल नहीं है, फिर वो वापस भारत में आ गए, तो उनके नागरिकता के प्रावधान क्या है? तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, चलिए इसमें देखते हैं। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति था, वो 1 मार्च 1947 के बाद भारत पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, यानी भारत से वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसे पंजीकरण या प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा, संविधान लागू होने से पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 7। अब अगर आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 जो कहता है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब तक तो पाकिस्तान को जाने वाले और पाकिस्तान से आने वाले की बात चल रही थी, अब बात चलती है विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीयों के नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान वगैरह इनको छोड़कर। ठीक है, अब जो है इसके क्या प्रावधान है? एक व्यक्ति जिसके माता पिता, एक तो मदर फादर हो गए, पेरेंट्स दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण या आवेदन किया है। तो यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, यानी वो लोग भी भारत के नागरिक बन सकते हैं जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, वो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो है आर्टिकल 8, यानी कि ये पाकिस्तान से अलग है किसी भी देश से। ठीक है, चलिए अब अगर हम इनका कुछ निष्कर्ष देखें, जो हमारे सारे के सारे आर्टिकल हैं वो कुल मिलाकर निम्न बातों पर चर्चा करते हैं, निम्न नागरिकता की बातों पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 5 जो है आपका व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, सबसे पहले आर्टिकल 5 जो बात करता है वो भारत के मूल निवासी की बात करता है जो संविधान लागू होने से पहले ही भारत में रह रहा था। नंबर 2, आर्टिकल 6 जो है वह व्यक्ति जो पाकिस्तान को गया हो, पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, यानी पाकिस्तान से भारत आया हो, उसकी नागरिकता के प्रावधान आर्टिकल 6 में। जो व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में भारत लौट आया हो तो आर्टिकल 7 कहेगा उसमें। और आर्टिकल 8 जो है वो भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश की बात हो सकती है आर्टिकल 8 में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपके 4 आर्टिकल्स थे यहाँ पर, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब अगर हम आगे के आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 9 जो कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना, यानी कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है, यानी मानो मैंने कहा एक व्यक्ति यूएसए जाकर रहने लगा, उसने वहां पर जाकर नागरिकता ग्रहण कर ली, वहां के जो प्रावधान होंगे उन प्रावधानों के तहत वहां की नागरिकता इसे मिल गई, जैसे ही उसे यहाँ यूएसए की नागरिकता मिलेगी स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल कहता है 9। अब आर्टिकल 10 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ये आर्टिकल जो कहता है, इस आर्टिकल का कहना यह है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है नागरिकता को लेकर, लेकिन अगर उसने कोई भी कानून बनाया तो उससे पहले, इस कानून से पहले जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के नागरिक रहेंगे। भारत के नागरिक ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कानून बना दिया कि उन्हें भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाए, नहीं, वो भारत के नागरिक रहेंगे। ठीक है, अगर इलीगल ना हो। ठीक है, तो ये होगा आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 की बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के जो अधिकार हैं वो कम भी किए जा सकते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं उन्हें हम संसद के द्वारा कम कर सकते हैं, ये आर्टिकल आपका 11 कहता है। ठीक है, जैसे कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधी अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, यानी संसद जो है आर्टिकल 11 सिंपल सी बात कहता क्या है कि जो नागरिकता से संबंधित कानून है वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है,
तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त की जा सकती है और इसके 5 तरीके हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला, जन्म से बाय बर्थ। सेकंड है आपका बाय वंशानुगत बाय डिसेंट, और पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन द्वारा, और किसी भी क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने पर। ये 5 प्रकार हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर इनके बारे में हम डिटेल से बात करें तो सबसे पहले बात आती है जन्म से यानी कि बाय बर्थ। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर किस तरह से भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, इसका जो पहला आप देखेंगे आर्टिकल ये है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, इससे पहले की हम बात कर चुके हैं अभी, 1 जुलाई 1987 से पहले 26 जनवरी 1950 को, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक हो यदि उसके दौरान उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। समझ में आया? तो ये क्या कहता है कि ये भारत में जन्मा व्यक्ति नागरिक होगा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, कोई भी व्यक्ति जन्मेगा भारत में, लेकिन उसके बाद जो होगा 1 जुलाई 1987 से और नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके बाद अगर पैदा होता है भारत में कोई भी व्यक्ति, यानी कि 1 जुलाई 1987 से बाद में कोई भी भारतीय में व्यक्ति पैदा होता है तो उसका माता या पिता में से एक का इंडियन होना जरूरी है। उससे पहले ये कंडीशंस नहीं थी। ठीक है, जन्मने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता था पहले। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि जैसे कि अभी हमने इसमें बात की थी, अगर किसी भी व्यक्ति के जो भी जन्म ले रहा है बच्चा, उसके दोनों माता पिता भारतीय हैं तो वो स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से 2 पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से कोई भी एक भारत का नागरिक है और दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी ना हो तो उनका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। सीधी सी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करें वंशानुगत यानी कि बाय डिसेंट द्वारा, कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मा व्यक्ति जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर जन्म ले रहा है और 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी बच्चा, उसका जन्म बाहर हुआ, विदेश में, भारत में नहीं हुआ, विदेश में हुआ, लेकिन उसके जन्म के समय उसके पिता जो है भारतीय नागरिक हों तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी कि 26 जनवरी, समझने वाली बात है इसमें, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992, अभी तो हम बात जो कर रहे थे इससे पहले वाली जो बात थी बाई बर्थ, वो बर्थ भारत में हो रहा था, लेकिन ये बात बर्थ जो है ये आउट ऑफ इंडिया है तो ये वंशानुगत आधार पर है। अगर इस डेट के बीच में कोई भी बच्चा भारत से बाहर जन्म लेता है तो उसके फादर का इंडियन होना जरूरी था। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान। लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद, 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता यानी मदर और फादर, इन दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इससे पहले क्या था कि पिता का नागरिक होना जरूरी था, लेकिन इन दोनों में से अब कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी बाहर जन्मने वाले व्यक्ति को। ये हो गई वंश के आधार पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें पंजीकरण द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व भारत में 7 वर्ष रहा हो, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने भारत में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और उसने अप्लाई करने से 7 साल पहले तक भारत में मूल रूप से निवास किया हो तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी गृह मंत्रालय उसे नागरिकता प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी कि भारत किसी एक व्यक्ति की किसी विदेशी से शादी होगी विदेश से, तो वो व्यक्ति जो हो विदेश से आया है वो भारत का नागरिक होगा कि वह 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये भी इसमें आते हैं, इन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आती है देशीकरण या फिर प्राकृतिक रूप से बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिल सकती है। कुछ प्रावधान है उन्हें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले,
जो ये प्रावधान है नेचुरलाइजेशन के, इसमें केंद्र सरकार क्या करती है कि इसके पास ये शक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर आवेदन करता है नागरिकता के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी प्रावधान के उन्हें नागरिकता प्रदान कर सकती है। जितने अभी 7 वर्ष की अवधि थी उसे भी छोड़ दें, उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान होने जरूरी हैं। क्या कि संबंधित देश में व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक निवास करता हो प्राकृतिक निवास द्वारा, किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान ना दी जाती हो। यानी कि भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहने गया और वहां उसे नागरिकता इस प्राकृतिक रूप से ना दी जाती हो जिस तरह से भारत में दी जाती है, तो उस देश के व्यक्ति को भी भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी इस तरीके से नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तीसरा, अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे कोई व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो तो उसे भी डायरेक्ट नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट है अच्छे चरित्र वाला हो। अब ये सारे पॉइंट आपने देख लिए। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। एक विशेष उपबंध के तहत छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बिना देशीकरण से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार से बने नागरिक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अगर इससे आप क्या समझे कि अगर कोई व्यक्ति इनमें विशेष कार्य कर चुका है, यानी दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य या विश्व शांति, तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूरा किए बिना, यानी कि इन शर्तों को पूरा किए बिना भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है यदि वह व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ले। जैसे कि अदनान सामी को आप सभी जानते होंगे, वो कौन थे? एक कलाकार थे। ठीक है। इसी तरह से भारत की नागरिकता प्रदान की। अगर हम बात करें आगे, तो नए क्षेत्र सम्मिलित होने पर क्या मतलब है कि अगर कोई क्षेत्र भारत ने जीत लिया या फिर किसी पर कब्जा कर लिया तो उस क्षेत्र को भारत के मिलने पर ही उसके नागरिक भारत के नागरिक अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ, जैसे आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, एनआरआईज, पीआईओ एंड ओसीआई। 3 वर्ड हैं ये। एनआरआई के बारे में आपको जानना है कि एनआरआई कौन होते हैं। ठीक है। और फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ कौन होते हैं, ओवरसीज इंडियन कौन होते हैं, तो ओसीआई कौन है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय वे होते हैं, ये भारतीय नागरिक जो भारतीय पासपोर्ट तो धारण करते हैं, यानी इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, यानी इंडियन पासपोर्ट होता है, लेकिन नौकरी की वजह से ये बाहर किसी देश में रहते हैं, व्यवसाय या नौकरी के लिए किसी विदेश में रहते हैं। यदि कोई भारतीय व्यक्ति लंबे समय तक विदेश में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत के बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, अनिश्चित काल यानी कि अभी उसका कोई पता नहीं है कि वो कब भारत लौटेगा, तो उसे कहते हैं हम एनआरआई, यानी कि वो कब जा सकता है, किस कंडीशन में, कमाने के लिए, नौकरी वगैरह करने के लिए, तो एनआरआई आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। अब बात करें हम नेक्स्ट पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होंगे? वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हों, वह भी रहा हो भारत का नागरिक या उसके पूर्वज रहे हों, परंतु वर्तमान में वो किसी और देश का नागरिक है, यानी कि पहले तो वो भारत का नागरिक था या उसके माता पिता भारत के नागरिक थे और या फिर वह भी नागरिक था पहले, लेकिन बाद अब वो जो वर्तमान में भारत का नागरिक नहीं है, किसी विदेश की नागरिकता उसे प्राप्त है, तो उन्हें हम बोलेंगे पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर क्रिकेट देखते हो तो हाशिम अमला आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये पीआईओ के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। अब इन देशों को छोड़कर इस देश के व्यक्ति को हम नहीं मानेंगे पीआईओ, यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, इन देशों को छोड़कर, ठीक है, इन देशों को छोड़कर हम इन्हें भारत का नागरिक इन्हें पीआईओ नहीं मानेंगे, इन्हें छोड़कर सबको मानेंगे। नेक्स्ट है आपका ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक। कौन होंगे? कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और न ही कभी भारत में रहा हो। ठीक है, मतलब या तो वह भारत में ना रहा हो, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात हो रही है, वह भारत में फिलहाल रहता नहीं है और इसके पूर्वज वगैरह, या फिर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं रहते हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं रहते हो, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारीय नागरिक की श्रेणी में आता है और पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो भी किसी देश का है वह नागरिक थे। किंतु देखिए अब क्या करते हैं, इसमें क्या प्रावधान है इसके, संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो अथवा
देखिए इनमें से कोई से भी तीन तीन दे रहा हूँ आपको, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक हो या फिर नागरिक रहने की अर्हता रखता हो, और किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, अथवा यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी एक वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी, पोता, पोती या नातिन है, तो वह भारत का ओसीआई होगा। समझ में आया? ओसीआई कौन होंगे? कि भारत में पैदा ना हुआ हो वो, पाकिस्तान में भी ना पैदा हुआ, ना बांग्लादेश में, ठीक है, लेकिन उसके दादा दादी और नाना नानी और माता पिता जो संविधान लागू होने से पहले भारत के नागरिक हों, उसके जो रिलेटिव हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, या फिर संविधान लागू होने पर वो भारत के नागरिक बनने की अर्हता रखते हों, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हों जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, जैसे कश्मीर। ठीक है, कश्मीर भी तो भारत का अंग बना था इसके बाद। तो उसके ऐसे ही तीनों शर्त पूरे करने वाले व्यक्ति के बेटा, बेटी और पोते, पोती, नाती, नातिन कौन होंगे? ओसीआई होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिटीजनशिप के जो प्रावधान हैं वो क्या हैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।